नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उस वक्त जितना शोर मचाते थे आज उतना ही चुप है मोदी। रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संसद में अब पर्चे और तख्तियों पर भी रोक। येचुरी बोले विफल होगा लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगाए आरोप पर किया पलटवार, पीएम मोदी पर साधा निशाना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पोर्टल को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ला रही है ये विधेयक, खत्म होगा 155 साल पुराना कानून। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 बच्चों की नीति पर किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा, ओवैसी ने दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उस वक्त जितना शोर मचाते थे आज उतना ही है मौन। रुपए की गिरती कीमत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 अंक के ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल समेत कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिए हैं और कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को देश के लिए हानिकारक बता दिया है। वहीं कुछ ने पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की याद दिलाई है, जब वो रुपए की गिरती कीमत को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सिलसिलेवार तरीके से हमला बोलते रहते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों की याद दिलाई। राहुल गांधी ने लिखा कि देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे आज रुपए की कीमत तेजी से गिरता देख आप उतने ही मौन हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और अन्य भगवा पार्टी के नेताओं ने रुपए में गिरावट को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना की थी। अब कांग्रेस पक्ष वापस कर रही है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रुपए की गिरावट को रोकने में असमर्थता के कारण सरकार अपनी सारी विश्वसनीयता खो रही है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब रुपया मार्गदर्शक मंडल की उम्र पार कर चुका है, आगे और कितना गिरेगा, सरकार की साख और कितना गिरेगी। वाह मोदी जी, बता दें कि मार्गदर्शक मंडल भाजपा के दिग्गजों को शामिल करने वाले आकाओं का एक समूह है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में अब पर्चे और तख्तियों पर भी रोक। येचुरी बोले विफल होगी लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश। जी हां दोस्तों, 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद में मानसून सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पहले असंसदीय शब्द की सूची, फिर संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक और अब लोकसभा में पर्चे, पोस्टर व तख्तियों पर पाबंदी का फरमान जारी हुआ है। इसे लेकर विपक्षी नेता बुरी तरह से भड़क गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरह के पर्चे और तख्तियों के वितरण पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। माना जा रहा है कि संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर पाबंदी के बाद सदन में हंगामे के आसार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। शुक्रवार को संसद परिसर में धरने और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई थी, जबकि सदस्य बापू की प्रतिमा के समक्ष अक्सर जमा होकर प्रदर्शन करते नजर आते थे। इससे पहले गुरुवार को दोनों सदनों में असंसदीय माने जाने वाले शब्दों की नई सूची जारी की गई थी और इन्हें लेकर विपक्षी नेता पहले से खफा है। अब बैनर, तख्तियों व पर्चों पर रोक ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दी है। पिछले कुछ सत्रों के दौरान खासकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर किया पलटवार, पीएम मोदी पर साधा डायरेक्ट निशाना। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों पर एसआईटी टीम की ओर से किए गए दावों पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। पार्टी ने दिवंगत नेता अहमद पटेल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पलटवार किया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल ने कोर्ट के सामने बयान जारी किया था। एसआईटी ने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगे के मामले में पीएम मोदी को घेरने की बड़ी साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ भी एक मोहरा थी। जांच दल ने कहा था कि सीतलवाड़ का इस्तेमाल तब कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल ने किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूज़ पोर्टल को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार लाने जा रही है ये कानून, खत्म होगा 155 साल पुराना कानून। जी हां दोस्तों, डिजिटल मीडिया को लेकर नियंत्रण करने व अखबार के बराबर मानने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है और इस बिल को कानूनी मान्यता मिलने के बाद न्यूज़ पोर्टल को भी अखबारों की तरह पंजीकरण करना आवश्यक हो जाएगा। अभी तक ये नियम सिर्फ समाचार पत्रों पर ही लागू है। दरअसल केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को
खत्म करने जा रही है और इसके स्थान पर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल लाया जा रहा है। दोस्तों, ये बिल समाचार पत्रों के लिए नई व आसान पंजीकरण व्यवस्था होगी और इसके तहत डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 बच्चों की नीति पर किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा, ओवैसी ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार 2 बच्ची की नीति या नियम बनाती है तो वो ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा कि चीन ने गलत की थी, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। मोदी सरकार पहले यह कह चुकी है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया था और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में भी ये कहा था। दोस्तों, ओवैसी से पूछा गया कि क्या वो जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते केंद्र सरकार को 2 बच्चों को ही पैदा करने को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाती है तो क्या वो उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कुल प्रजनन दल यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट घट रही है। 2030 तक देश की जनसंख्या पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा तय कर सकती है उम्मीदवारों के नाम, कई नामों की चल रही है चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड खेलने वाली भाजपा शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव पर अपने पत्ते खोलेगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और चर्चा है कि इस चुनाव में भाजपा अगड़े वर्ग के किसी चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा की अगुवाई वाले आरजेडी के पास पर्याप्त संख्या बल है और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस चुनाव में भी भाजपा को कुछ गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों जैसे बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने का भरोसा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज सीएम का माइक छीना, कल पैंट खींचेंगे शिंदे फडणवीस सरकार। 6 महीने भी चली तो बड़ी बात, शिवसेना सांसद का आपत्तिजनक बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज सीएम एकनाथ शिंदे का माइक खींचा है, कल वो पैंट खींचेंगे और डांस करेंगे। महाराष्ट्र की ये नई शिंदे फडणवीस सरकार 6 महीने भी टिक जाए तो बड़ी बात समझिए। ये बयान शिवसेना सांसद विनायक राउत ने दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता अजीत पवार ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि आने वाले कल में और पता नहीं क्या क्या खींचा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू थी। उनके बगल में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री से एक सवाल किया। मुख्यमंत्री ने उस सवाल का जवाब देना शुरू किया, तभी उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीधे उनके सामने से माइक खींचकर उस सवाल का जवाब दे दिया और माइक फिर से सीएम शिंदे के सामने रख दिया। अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री के बोलते वक्त बीच में से ही माइक खींचना क्या सही है। विपक्ष को इस मुद्दे पर बयानबाजी करने का जबरदस्त मौका मिल गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कब होगी बारिश, यूपी और बिहार में कब बरसेंगे बादल, मौसम विभाग से ताजा हाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मानसूनी सीजन में बारिश के कारण हुए हादसे में अब तक 102 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें 3 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। वहीं गुजरात में अब तक 90 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है और इसके अलावा असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कछार जिले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे सूबे में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी। 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा। बैठक में लिया गया ये अहम फैसला। जी हां दोस्तों, उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के आला कमान ने तय किया था कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन अब योजना बन रही है कि तकरीब 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने 2 अक्टूबर को होने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर पूरी रूपरेखा की तैयारी कर ली है और दिल्ली में हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अध्यक्षता वाली समिति के मुखिया दिग्विजय सिंह के साथ हुई बैठक में कई और पहलुओं पर चर्चा की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सबसे बड़ी भारत जोड़ो पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते यूपी सूखे की चपेट में। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते ही राज्य सूखे की चपेट में आ गया है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश न होने से खरीफ की बुआई रुकी हुई है। सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है और लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय से बरसात नहीं होने से धान की फसल बुरी तरह
तरह से प्रभावित हुई है। बहुत जगह तो खरीफ की बुआई ही रुक गई है और एक अंदाज़ा है कि इस साल खरीफ की बुआई 6 लाख हेक्टेयर कम होने जा रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का लक्ष्य रखा, जबकि 27 लाख हेक्टेयर धान की ही रोपाई अब तक बामुश्किल हो सकी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने मौसम की पूरी जानकारी के बगैर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव पटना एसएसपी के समर्थन में उतर आए हैं और पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर ऐसी बड़ी बात कही है। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसएसपी का बचाव करते हुए कहा कि पटना के एसएसपी ने जिस तरह की बातें कही हैं और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि आखिर आरएसएस का वर्क कल्चर क्या है। हम सभी लगातार पहले से ही संघ के कार्यशैली को लेकर बातें करते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से एसएसपी को हटाने की मांग और उन पर जुबानी हमला करना ठीक नहीं है। बता दें कि राजधानी पटना में पुलिस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और गुरुवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और इस बीच उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बवाल मच गया। और इस मामले में अब शुक्रवार को एसएसपी की पहली प्रतिक्रिया आई है। शुक्रवार को बातचीत करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी दर को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के झूठ के लिए देश के नौजवान भी गुमराह, विश्वासघात और धोखे जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक ग्राफ ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि गुमराह, विश्वासघात, धोखा। प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के बेरोजगार युवा आपके झूठ के लिए इन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? राहुल गांधी ने जो ग्राफ साझा किया उसमें दर्शाया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में 20 से 24 साल के नौजवानों के बीच बेरोजगारी दर 21% थी, जो वित्त वर्ष 21-22 में बढ़कर 42% हो गई है। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में दम घुटने वाला माहौल है, लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले सीएम गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देश के हालात चिंताजनक करार देते हुए कहा कि माहौल दम घुटने वाला है। बीकानेर में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने परोक्ष रूप से भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि देश से विपक्ष समाप्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत बने। अब वो क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि पूरा देश में भाजपा आरएसएस का शासन हो। गहलोत ने कहा कि मोदी जी तथा भाजपा एवं आरएसएस की जो ये खतरनाक मंशा है, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत ही खतरनाक खेल देश में चल रहा है, पूरा देश चिंतित है और देश में दम घुटने वाला माहौल है। लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बन गया है कि जहां खुली हवा में सांस लेने का वक्त अभी नहीं दिख रहा है। बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसके साथ ही गहलोत ने देश के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में विपक्ष एवं अन्य दलों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोगों को शामिल नहीं करने की जो नीति है, उसके कारण देश तकलीफ उठा रहा है। चाहे नोटबंदी हो, किसान कानून हो, जीएसटी हो या अग्निपथ हो, अगर आप संसद में उन पर बहस करवाते, संसदीय समितियों में बहस करवाते या राष्ट्रीय बहस करवाते तो कई कमियां खामियां स्वतः ही दूर हो जाती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला रख लिया गया है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी और इससे पहले 13 जुलाई को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा था और आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है और इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्रा टैनी के बेटे को गिरफ्तार किया था और उसकी जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई हुई थी
आशीष मिश्रा के वकील ने अदालत में उसका पत्र रखा और कोर्ट ने उसकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत और कई शर्तों का करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है और इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें अदालत की इजाज़त के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50,000 का निजी मुचलका और 50,000 की सिक्योरिटी देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी। बता दें कि मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी और इसी मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी और मांझी आमने सामने। हमने कहा सिपाही के ट्रांसफ़र की हैसियत नहीं, कर रहे हैं एसएसपी की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज हो गई है। खासकर भाजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग पर हम नेता दानिश रिजवान के बयान के बाद बचाल ने उन्हें सांप्रदायिक कह दिया। दोस्तों, रुक करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस 2 अक्टूबर से पहले करेगी खेला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार और भाजपा लगातार लोकतंत्र, देश के संविधान, राष्ट्रीय संस्थाओं और सामाजिक ढांचे पर हमला कर रही है और इसी के मद्देनजर यात्रा पहले ही शुरू की जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएमएम और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान से विपक्ष को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान से विपक्ष को झटका लगा है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और ऐसे में उम्मीद थी कि झामुमो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा के बाद कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्तों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को रांची में बैठक बुलाई और इसमें राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। करीब 1 महीने में ये दूसरा मौका है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरफा निर्णय करते हुए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी, जबकि इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी जता रही थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाए थे, पर गठबंधन बरकरार रहा। झामुमो के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस ने एक बार सख्त तेवर दिखाए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी कांग्रेस मंत्रियों की बैठक बुलाई ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस चला रही भाजपा, यशवंत सिन्हा ने लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने राष्ट्रीय चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और इसमें पैसे के दम पर वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने ये बातें मध्य प्रदेश में कही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गैर भाजपा विधायकों को मोटी रकम दी जा रही है क्योंकि भाजपा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम से डरती है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के लिए यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश आए थे और यहां उन्होंने एक खबर का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नज़र है। यह एमएलए क्रॉस वोटिंग करके एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि गैर भाजपा विधायकों को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए बड़ी रकम ऑफर की गई है। इस
इसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में भी भाजपा ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद परिसर में अब धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी, कांग्रेस बोली धरना मना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन के परिसर में क्या अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे जुड़ा एक आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। शेयर किए गए आदेश के मुताबिक संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां नहीं आयोजित हो सकेगा और इस फैसले पर विपक्ष भड़क गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाद में सामने आया कि संसद भवन में किसी भी धरना प्रदर्शन को लेकर पहले भी इस तरह के लेटर जारी करते रहे हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया नाम है कि धरना मना है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।